साथियों, स्वागत है आपका सुदृष्टि पीसीएस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिए जीएस प्रश्न पत्र में सभी विषयों के ऐसे टॉपिक जहां से सर्वाधिक प्रश्न पूछे जाते हैं, उसकी एक श्रृंखला चल रही है, जिसमें मैंने लगभग सभी विषयों के महत्वपूर्ण टॉपिक बता दिए हैं कि कहाँ से सबसे अधिक प्रश्न आते हैं। कुछ विषय बचे हुए हैं, 3-4 विषय ऐसे हैं जो बचे हैं, इनके महत्वपूर्ण टॉपिक हम आपको बता देंगे। जो साथी नए जुड़े हैं चैनल से, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। चलिए प्रारंभ करते हैं। आज है विषय भारत का भूगोल और हमारा विषय क्या है, इसमें परीक्षा में पूछे जाने वाले सर्वाधिक प्रश्न वाले टॉपिक, यानी ऐसे टॉपिक जिनसे परीक्षा में सर्वाधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको पता होगा कि 5 दिसंबर 2021 को समीक्षा अधिकारी 2021 की प्रारंभिक परीक्षा होनी है और आप लोग इसके लिए इसकी तैयारी में जुटे होंगे। तो इसमें जीएस का प्रश्न पत्र जो मैंने एक आपको बताया था, तरीका बताया था कि जो ऐसे टॉपिक हैं जहाँ से अधिक प्रश्न आते हैं, उनमें जो ऐसे विषय हैं जहाँ से अधिक प्रश्न आते हैं, उनमें कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, उसका एक सबसे पहले हमने वीडियो बना के डाला था, आप लोग वो देख लीजिए। इसके अलावा फिर उसमें एक भारत का भूगोल जो विषय है, इससे बहुत अधिक प्रश्न आते हैं। ये हो गया भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, या देख सकते हैं आप पर्यावरण के प्रश्न हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, और राज्य व्यवस्था के प्रश्न हैं। इनका लिमिटेड स्कोप है, बहुत अधिक इनका सिलेबस नहीं है। तो ये ऐसे टॉपिक हैं, ऐसे विषय हैं जिनमें आप कोई गलती ना करें, इनको अवश्य अच्छे से तैयार कर लें। तो चलिए प्रारंभ करते हैं भारत के भूगोल के वो टॉपिक जिनसे प्रश्न आते हैं और आपको क्या क्या पढ़ना है। देखते हैं अध्याय 1। इसमें भारत का सामान्य भौगोलिक परिचय। जिन साथियों ने समीक्षा अधिकारी 2016 का वो वाला पेपर दिया था जो नवंबर 2016 में हुआ था, प्रारंभिक परीक्षा का, जो कि कैंसिल हो गया था, उसमें पाया होगा कि भूगोल के बहुत सारे प्रश्न पूछे गए थे। मुझे लग रहा है भूगोल के 15 से 20 प्रश्न उसमें आए हुए थे और संभावना होती है कि 8 से 10 प्रश्न जरूर आएंगे। इसके लिए आपको एक बुक लिस्ट मैंने बता दी थी, फिर भी आपको बता देते हैं। समीक्षा अधिकारी के लिए महेश कुमार बर्डवाल की जो कॉस्मोस पब्लिकेशन वाली है, मैंने जो एक वीडियो बनाया है उसका कवर पेज वाला, उसमें आप देख सकते हैं कि कौन सी बुक लेनी है, क्योंकि कई साथी हमको एनसीईआरटी सार लाते हुए दिख रहे हैं, लेकिन एनसीईआरटी सार नहीं लेनी है, कॉस्मोस पब्लिकेशन वाली लेनी है। और दूसरी परीक्षा वाली किताब, यही दोनों किताब आप समीक्षा अधिकारी के लिए पर्याप्त हैं भूगोल के लिए। यदि आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो फिर आपको एनसीईआरटी देखना होगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। भारत की अवस्थिति, इसमें भारत का सामान्य भौगोलिक परिचय, इसमें भारत की अवस्थिति, विस्तार मतलब कहाँ से कहाँ तक विस्तार है, इसकी सीमाएं, किस देश को कौन सा राज्य छूता है। देखिए, कौन सा राज्य छूता है का अर्थ है कि कितने राज्य जो हैं किस देश को छूते हैं, जो पड़ोसी देश है हमारे, और सर्वाधिक लंबी सीमा किस देश की किस राज्य से है। यानी पूछ सकता है नेपाल से कौन सा राज्य जो है सर्वाधिक लंबी सीमा साझा करता है, या चाइना से पूछ सकता है, या भूटान से पूछा जा सकता है, इस प्रकार से। इसके बाद तटीय सीमा वाले राज्य। तटीय सीमा वाले राज्य का अर्थ है ऐसे राज्य जो तट को छूते हैं, नीचे वाले जो राज्य हैं। इसका तटीय लंबाई का घटता क्रम, यानी सर्वाधिक लंबाई तट पर कहाँ किस राज्य में है, और इनका घटता हुआ क्रम आपको पता होना चाहिए। प्रादेशिक जल सीमा, ये टर्म है, यहाँ पर 3 टर्म है, प्रादेशिक जल सीमा, संलग्न क्षेत्र और अनन्य आर्थिक क्षेत्र। तो आपको पता होना चाहिए जो आंतरिक जल होता है वहाँ से कितनी दूरी तक क्या होता है, प्रादेशिक जल कितनी दूरी पर है, प्रादेशिक जल सीमा कितनी दूरी पर है, संलग्न क्षेत्र कितनी दूरी पर है, और अनन्य आर्थिक क्षेत्र जो है वो कितनी दूरी पर को कहा जाता है। ठीक है, कुछ मील में होती है, आप लोग देख लीजिए। पड़ोसी देशों की सीमा रेखाओं के नाम। ठीक है, जो पड़ोसी देशों के साथ सीमा रेखा है उनके नाम क्या है। 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल किसके किसके मध्य है, और भारत के राज्यों का गठन वर्ष, यानी भारत के राज्य जो है किस वर्ष कौन सा है गठित हुए। ये खैर राज्य व्यवस्था का भी प्रश्न है, वहाँ भी आपको ये तैयार करना है। अगला टॉपिक देते हैं भारत की भूगोलिक संरचना। इसमें क्या है, भारतीय चट्टानों के वर्गीकरण, जो भारत की चट्टान, भारत जिनसे बना हुआ है उनकी चट्टानों का वर्गीकरण पढ़ना है। मैंने इसका कोड बनाया था ADKVGD, यानी अर्कियन, धारावाड़, कुडप्पा और विंध्य, गोंडवाना और ये दक्कन ट्रैप, ये इसका कोड है। ये सारी चट्टानें, इनके बारे में अच्छे से पढ़ लेना है कि किसमें क्या पाया जाता है, या ये चट्टान कौन सी कहाँ पर है, भारत की किस राज्य में कौन सी चट्टान पाई जाती हैं, इनसे क्या प्राप्त होता है, या इनमें कौन सी रवेदार हैं, कौन सी परतदार हैं, या किसमें जीवाश्म मिलते हैं, किसमें नाइट्रोजन फास्फोरस के अंश मिलते हैं, किसमें जीवाश्म नहीं मिलते हैं, इस प्रकार से प्रश्न। ठीक है, देखिए मैं लिखा है आगे, किसमें क्या पाया जाता है, उनकी सभी विशेषताएं, कौन रवेदार हैं, किसमें जीवाश्म मिलते हैं, किससे भवन निर्माण सामग्री प्राप्त होती है, इस प्रकार के। ठीक है, इनका कालक्रम क्या है, ये तो खैर हमने कालक्रम जो है ये प्राचीन से नवीन की ओर ही लिखा है, ADKVGD जो कोड लिखा है, आप इसको चाहें तो ऐसे याद कर सकते हैं। इसके बाद कोबर का भूसन्नद्ध सिद्धांत और हैरी हेस का प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, ये हिमालय निर्माण के संबंध में है दोनों सिद्धांत, तो ये आपको पढ़ लेना है। आगे देखते हैं भारत के भौतिक प्रदेश, ये तीसरा अध्याय है, भारत के भौतिक प्रदेश। इसमें क्या पढ़ना है, अब आपको पता होगा कि भारत का भौतिक प्रदेश कितने भागों में, 4 भागों में डिवाइडेड है। पहला है उत्तर का पर्वतीय भाग। उत्तर के पर्वतीय भाग में आपको पढ़ना है हिमालय की पर्वत श्रेणियाँ,
यानी ट्रांस, वृहद, मध्य और शिवालिक, इन श्रेणियों के बारे में। इनमें कौन कौन सी चोटियाँ हैं, या उन चोटियों का उत्तर से दक्षिण क्रम क्या है, या पूरब से पश्चिम क्रम क्या है, या उन चोटियों का लंबाई का घटता हुआ ऊंचाई का घटता हुआ क्रम क्या है। इस प्रकार से किसमें कौन सी श्रेणी पाई जाती है, चोटियों का उत्तर से दक्षिण क्रम। जैसे आप देख सकते हैं वो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, केएलजे। आप लोग बताइए केएलजे जो है किस पर्वत श्रेणी में पाया जाता है। हिमालय में, ट्रांस में है, वृहद में है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। इनका क्रम बहुत बार पूछा गया है। उत्तर से दक्षिण क्रम पूछ दिया जाता है, या पूछ दिया जाता है पूरब से पश्चिम की क्रम, कि इनकी जो चोटियाँ हैं उनका क्रम पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब। ठीक है, चोटियों का उत्तर से दक्षिण, ऊंचाई का घटता क्रम, कौन सी चोटी किस राज्य में है या किस देश में है। ठीक है, कौन सी चोटी किस राज्य में है या किस देश में है। हम हिमालय के पर्वत चोटियों की बात कर रहे हैं। भारत स्थित हिमालय की और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी। यहाँ पर देखिए दो प्रश्न हैं, एक भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी और दूसरा है हिमालय की सबसे ऊंची चोटी। तो ये देख लीजिए दोनों में अंतर है। श्रेणियों के मध्य विभाजक रेखा का नाम, इनके मध्य जो है ट्रांस और वृहद के मध्य, वृहद और मध्य के मध्य, और मध्य और शिवालिक के मध्य, इनके मध्य जो है उनकी विभाजक रेखा जो है उसका नाम क्या है, हिंज लाइन है। एक सचर जोन कहा जाता है इसी को ही, और एक मेन सेंट्रल थ्रस्ट है। इस प्रकार से जो है हिमालय का प्रादेशिक विभाजन, मतलब कौन सा हिमालय जो है वो कहाँ पाया जाता है, किन नदियों के मध्य है। PKN हमने इसका कोड बनाया था, पकना, इसका कोड है। इनके यहाँ पर SSKTV ऐसे कोड था इसका। इन नदियों के मध्य पाया जाता है, पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। ठीक है, ये है जो है इसका प्रादेशिक विभाजन। हिमालय में हिमनद, कौन कौन से हिमनद पाए जाते हैं, सबसे लंबा हिमनद और सबसे बड़ा, ये दोनों अलग हैं। सबसे लंबा की बात करेंगे तो दूसरा है, और सबसे बड़ा दूसरा है। हिमालय में स्थित दर्रे, कौन सा किस राज्य को जोड़ता है या कौन किस राज्य में स्थित है। दर्रों से जुड़ा हुआ एक प्रश्न अवश्य आता है, चाहे जितनी छोटी परीक्षा हो और चाहे जितनी बड़ी परीक्षा हो। अगला है प्रायद्वीपीय पठार, इसमें मध्यवर्ती उच्च भूमियाँ। अरावली श्रेणी कहाँ से प्रारंभ होती है, कहाँ तक जाती है। मालवा पठार, विंध्य पर्वत श्रेणी, इनके विंध्य पर्वत श्रेणी में कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं आपको देख लेना चाहिए। इनके पहाड़ियों का क्रम पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब। इसके बाद सतपुड़ा श्रेणी, यानी पश्चिम से पूर्व का क्रम इनका। सतपुड़ा श्रेणी की जो पहाड़ियाँ हैं, आप लोग बताइए कि सतपुड़ा श्रेणी में और विंध्य पर्वत श्रेणी में इनमें कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं। पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी, इनकी सबकी जितनी भी लिखी हैं सबकी सर्वोच्च चोटी पता होनी चाहिए। बुंदेलखंड पठार, साथ ही में बघेलखंड पठार ही है, छोटा नागपुर पठार, मेघालय पठार, दक्कन पठार कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, किस राज्य में फैला हुआ है, लिखा है किस राज्य में विस्तृत। इन सबकी सर्वोच्च चोटी, यदि कोई नदी निकलती है तो वो आपको पता हो। इसके बाद चलते हैं पश्चिमी घाट पे। पश्चिमी घाट की विशेषताएं, मतलब इसका तट कैसा है, कटा फटा है, या यहाँ पर गिरने वाली नदियाँ क्या बनाती हैं। ठीक है, यहाँ पर जो बंदरगाह हैं वो हैं तो किस प्रकार से हैं, और यदि नहीं है तो क्यों नहीं है। ठीक है, इनकी निकलने वाली या गिरने वाली नदियाँ, कौन कौन सी नदियाँ गिरती हैं पश्चिमी घाट पर, पश्चिमी तट पर। ठीक है, इसके बाद उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। ठीक है, इनकी सबसे ऊंची चोटियों से निकलने वाली नदियाँ, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। यदि पश्चिमी घाट को डिवाइड करेंगे दो पार्टों में, गोवार्ड में 16 डिग्री से डिवाइड होता है। उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। इनकी सबसे ऊंची चोटी कौन कौन सी, उत्तरी की अलग है और दक्षिणी की अलग है। जो सबसे ऊंची चोटी है उनके पास में ही एक जगह है, वहाँ से दो नदियाँ निकलती हैं, चोटियों के पास से निकलने वाली नदियाँ। इसके बाद दक्षिण भारत की सबसे ऊँची चोटी, नीचे आते हैं ये, इस पर तो बहुत बार प्रश्न आ चुका है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी और उत्तर से दक्षिण तक विभाजन, यानी तट के आधार पर विभाजन क्या है, कौन सा कोरोमंडल कहलाया जाएगा, कोरोमंडल कौन सा होगा, कौन सा इधर मालाबार होगा। ठीक है, कौन सा कन्नड़ है, कौन सा कोंकण है। हमने देखा है साथ ही कन्नड़ और कोंकण में बहुत कन्फ्यूज होते हैं। ठीक है, इनको स्पष्ट रूप से देख लीजिए, कन्नड़ वाला कौन सा तट है और कोंकण कौन सा है। इसके बाद आगे क्या है, पश्चिमी घाट के दर्रे किससे जोड़ते हैं। पश्चिमी घाट में जो दर्रे हैं, पाल घाट, थाल घाट और भोर घाट। ठीक है, ये दर्रे किसको किससे जोड़ते हैं, मतलब किन स्थानों को, किन शहरों को जोड़ते हैं। ठीक है, और कहाँ पर स्थित हैं, कौन सा महाराष्ट्र में है और कौन सा केरल में है। इनका उत्तर से दक्षिण क्रम, यानी थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे है तो इनका उत्तर से दक्षिण क्रम भी आपको पता हो। इसके बाद आते हैं पूर्वी घाट में। पूर्वी घाट की विशेषताएं, सबसे ऊंची चोटी, और पूर्वी घाट में जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, तो पूर्वी घाट में जो पहाड़ियाँ हैं इधर ऊपर से नीचे थोड़ी थोड़ी दूरी पर हैं, शेवराय और पालनी की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, और जावदी की पहाड़ियाँ हैं। इस प्रकार से जो पहाड़ियाँ हैं इनका उत्तर से दक्षिण क्रम ये आपको अवश्य पता हो। अगला देखते हैं उत्तर भारत का विशाल मैदान, इसका विभाजन देखते हैं। बाबर, तराई, बांगर, खादर, इनकी विशेषता क्या है या कैसे निर्माण हुआ इनका विभाजन, इनकी विशेषताएं। गंगा का मैदान, ऊपरी गंगा मैदान, मध्य गंगा और निचली गंगा मैदान, केवल इसमें इतना ही पढ़ना है। इसके बाद इसमें दिया बहुत सारा होगा, पढ़ना इतना ही है। तटवर्ती मैदान और द्वीपीय भाग, इसमें है पश्चिमी व पूर्वी तटीय मैदान की विशेषताएं, इनका भौगोलिक विभाजन, उत्तर से दक्षिण का क्रम,
इसके बाद द्वीप समूह में आएंगे। द्वीप समूह में अरब सागर में स्थित द्वीप समूह यानी लक्षद्वीप समूह। लक्षद्वीप समूह के बारे में क्या पढ़ना है, सबसे उत्तरी कौन सा है, सबसे दक्षिणी कौन सा है, और किस द्वीप पर क्या स्थित है, यानी इनका जो हवाई अड्डा है वो कहाँ स्थित है, इनकी राजधानी कहाँ स्थित है। ठीक है, लक्षद्वीप समूह की, लक्षद्वीप की बात करें। सबसे बड़ा सबसे छोटा कौन सा द्वीप समूह है इसमें। विभाजक चैनल किसके किसके मध्य कौन सा है, 8 डिग्री, 9 डिग्री और 10 डिग्री, किसके किसके मध्य कौन सा है। बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह कौन कौन से हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसमें क्या पढ़ना है आपको, उत्तरी, मध्य, दक्षिणी, लघु अंडमान, इनका क्रम देख लेना है, एक तरफ से उत्तर से दक्षिण कौन सा है। इसके बाद निकोबार द्वीपों का क्रम, मतलब कौन सा निकोबार द्वीप में ऊपर कहा जाता है, उत्तर में, कौन सा दक्षिण में है। इनकी सबसे ऊंची चोटी, अंडमान की, उत्तरी अंडमान की, दक्षिणी की, लघु की और निकोबार द्वीप समूह की, सबकी अलग अलग ऊंची चोटी है, सबकी चोटियाँ आपको पता हो। और इनके मध्य विभाजक चैनल वही जो मैंने बताया 8, 9, 10 डिग्री वाले। आगे देखते हैं अपवाह तंत्र। और अपवाह तंत्र ऐसा टॉपिक है जहाँ से एक प्रश्न अवश्य आता है, या तो सहायक नदियाँ पूछ दिया जाएगा या फिर पूछ दिया जाएगा कि इनका क्रम क्या है। अब उत्तर से दक्षिण पूछा जा सकता है या फिर पूरब से पश्चिम। तो देखते हैं सिंधु नदी तंत्र। सबसे पहले हिमालय का अपवाह देखते हैं। हिमालय के अपवाह में सिंधु नदी तंत्र आता है, गंगा आता है और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र आता है। सिंधु नदी तंत्र में नदियाँ, उनकी सहायक नदियाँ, कौन कौन सी नदियाँ इसमें हैं और उनकी सहायक नदियाँ। ठीक है, इन पर कोई अगर बांध वाँध बने हैं तो फिर उनको हम अगले टॉपिक में कवर करेंगे। उद्गम व मिलन स्थल, कहाँ पर इनका उद्गम हुआ और कहाँ से उद्गम हुआ और कहाँ मिलन हुआ। इसके बाद गंगा नदी तंत्र की नदियाँ देखते हैं। यह है नदियाँ और उनके उद्गम, नदियों की सहायक नदियाँ यानी गंगा और यमुना की सहायक नदियाँ। सहायक नदियों का पूर्व से पश्चिम क्रम, इनका मिलन स्थल। क्रम आपको पता हो कि कहाँ पर गोमती मिली है, कहाँ पर घाघरा मिली है, कहाँ पर कोसी मिली है, कहाँ पर गंडक मिली है। इस प्रकार से इनका क्रम पता हो और स्थान भी पता हो, मतलब किस राज्य में और किस स्थान पर, किस शहर के पास। ठीक है, इसके बाद पंचप्रयाग। पंचप्रयाग समीक्षा अधिकारी 2016 की प्री परीक्षा में जो कैंसिल हो गई थी उसमें पूछा गया था और बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख लीजिए। रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग और क्या है, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग, इस प्रकार से 5 प्रयाग हैं। ठीक है, ये आपको पता हो अच्छे से कि कौन कौन सी नदियों के मिलने से संगम से बने हुए हैं ये। इसके बाद केदारनाथ और बद्रीनाथ, इनकी लोकेशन क्या है, कौन उत्तर में है, कौन दक्षिण में है, या इनके ये जो है किन नदियों के किनारे बसे हैं। इसके बाद उत्तर से दक्षिण पंचप्रयाग का क्रम बता दिया मैंने, ये आपको पता हो। इसके बाद गंगा यमुना में दाईं या बाईं ओर से मिलने वाली नदियाँ, कौन सी नदियाँ दाएँ से मिलती हैं। जैसे गंगा है तो कौन सी नदियाँ जो हैं दाएँ से मिलेंगी, बाएँ से, और कौन सी दाएँ से। ठीक है, ये पता हो। इसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में क्या है, नदियाँ व उनकी सहायक नदियाँ। उद्गम, ब्रह्मपुत्र के विभिन्न देशों में विभिन्न नाम, क्योंकि ब्रह्मपुत्र के नाम कई देशों में अलग अलग हैं, तो आपको पता हो कि ब्रह्मपुत्र के नाम क्या क्या हैं। अगला देखते हैं प्रायद्वीपीय अपवाह, मतलब अभी हम देख रहे थे हिमालय का अपवाह, प्रायद्वीपीय अपवाह। इसमें बहुत अधिक नहीं है, इसमें खाली क्या करना है आपको, बंगाल की खाड़ी व अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, कौन सी बंगाल खाड़ी में आती है और कौन सी बंगाल खाड़ी में आती है और कौन सी अरब सागर में आती हैं। ठीक है, उनके उद्गम कहाँ से निकलती हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इनके उद्गम आपको बिल्कुल पता हो, बंगाल खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ हो चाहे अरब सागर में। किस नदी का किस राज्य में सर्वाधिक अपवाह क्षेत्र है, यानी कौन सी नदी किस राज्य में सबसे अधिक बहती है। कृष्णा किस राज्य में बहती है, कावेरी किस राज्य में बहती है, गोदावरी किस में है, महानदी किस में बहती है, किस राज्य में। ठीक है, तो ये आपको पता हो। लंबाई के हिसाब से घटता क्रम, यानी सबसे अधिक प्रायद्वीपीय भारत की सबसे अधिक लंबी कौन सी नदी है, उसके बाद फिर दूसरे नंबर पर कौन सी है, तीसरे पर कौन सी है। ठीक है, आप लोग बताइए प्रायद्वीपीय भारत की सबसे अधिक लंबी नदी कौन सी है। अगला है सर्वाधिक महत्वपूर्ण इन नदियों की सहायक नदियाँ। ठीक है, छोटी छोटी नदियाँ हैं, मंजीरा है, प्राणहिता है, दूध गंगा है, पेन गंगा, वेन गंगा, पंचगंगा, इस प्रकार से जो नदियाँ हैं ये छोटी छोटी हैं लेकिन सबकी अलग अलग सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, तुंगभद्रा है, तुंगभद्रा की भी सहायक नदी है। पहले तो बताइए तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है, और फिर तुंगभद्रा की भी एक सहायक नदी है। तो इस प्रकार से छोटी छोटी नदियाँ हैं और पूछ दिया जाता है। मुख्य रूप से आपको कृष्णा और कावेरी की सहायक नदियाँ पता हो, गोदावरी की भी। हाँ, ये 3 नदियाँ इनकी सहायक नदियाँ अच्छे से पता हो, लेकिन आप सबकी सहायक नदियाँ देख लीजिएगा। इसके बाद अपवाह प्रतिरूप, पूर्वानुवर्ती, अध्यारोपित, वृक्षाकार आदि नदियों के उदाहरण। ये खैर आरओ में नहीं पूछा जाता है, पूछा जा भी सकता है, लेकिन पीसीएस में तो इससे प्रश्न आ जाता है कि कौन सी नदी पूर्वानुवर्ती अपवाह का उदाहरण है और कौन सी वृक्षाकार अपवाह का उदाहरण है। ठीक है, आगे देखते हैं भारत की झीलें। अब जल्दी जल्दी टॉपिक कंप्लीट होते हैं। कौन सी झील किस नदी पर किस राज्य में स्थित है, उनकी विशेषता क्या है। जैसे मीठे पानी की झील कौन सी है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील, सबसे लंबी झील, सबसे बड़ी कृत्रिम झील, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील। आप लोग बताइए सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील का नाम क्या है। ठीक है, क्योंकि ये सारे प्रश्न जो हैं बिल्कुल फैक्चुअल होते हैं, तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है, कृत्रिम कौन सी है, सबसे लंबी कौन सी है। अगला है जलप्रपात, कौन सा जलप्रपात किस राज्य में है, किस नदी पर स्थित है, और सबसे ऊंचा जलप्रपात
और सबसे ऊंचे सीधा गिरने वाला जलप्रपात। ये दो प्रश्न अलग अलग हैं। एक तो होता है जैसे ऐसे गिरा ऐसे गिरा ऐसे गिरा, तो ये दूसरा हो गया। एक होता है सबसे ऊंचा सीधा गिरने वाला, ऐसे सीधा गिरा जो। ठीक है, दोनों के उत्तर अलग अलग हैं, आप लोग बताइए। और आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा जलप्रपात। अगला है भारत की घाटियाँ। घाटियों के बारे में प्रश्न पूछा जाता है कि किस राज्य में है कौन सी घाटी। विशेषकर जम्मू और पूर्वोत्तर भारत की घाटियाँ, जैसे जुकू, युथांग, अराकू, नेओरा, मरखा, सुरू, नेलांग और जोहार, ये महत्वपूर्ण है सारी घाटियाँ, आपको पता होनी चाहिए। ये जम्मू और पूर्वोत्तर भारत की घाटियाँ भी अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। आगे चलते हैं जलवायु, मृदा एवं वनस्पति। इसमें दक्षिणी पश्चिमी मानसून, पश्चिमी विक्षोभ और उत्तरी पूर्वी मानसून कहाँ कहाँ वर्षा करता है। लौटता हुआ मानसून आपको पता होना चाहिए, कोरोमंडल पे वर्षा करता है। ठीक है, कावेरी नदी जो है वो सतत वाहिनी है, क्योंकि ये दोनों मानसूनों से वर्षा प्राप्त करती है, जल प्राप्त करती है। ये दक्षिणी पश्चिमी से भी और उत्तरी पूर्वी से भी। तो आपको पता होना चाहिए दक्षिणी पश्चिमी मानसून से सर्वाधिक वर्षा होती है या उत्तरी पूर्वी मानसून से, इस प्रकार के प्रश्न। इसके बाद वर्षा का वितरण वितरण कि कहाँ पर वर्षा सबसे अधिक होती है और कहाँ पर सबसे कम होती है। भूवृष्टि छाया प्रदेश कौन कौन से हैं जहाँ पर वर्षा नहीं होती है। इसके बाद फिर वर्षा के लिए अनुकूल दशाएं, कब मतलब वर्षा कब होती है, इस प्रकार के प्रश्न। भारत में कुल कितनी प्रकार की मृदा पाई जाती हैं, उनका घटता क्रम। ठीक है, उनके क्षेत्रफल के हिसाब से कि भारत के में किस प्रकार कितने प्रकार की मृदा पाई जाती है, उनका घटता हुआ क्रम। और कौन सी मृदा किस राज्य में सर्वाधिक पाई जाती है। ठीक है, काली मिट्टी कहाँ पर है, जलोढ़ मिट्टी कहाँ पर है, और लेटराइट कहाँ पर पाई जाती है, या लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है, इस प्रकार की मृदा की विशेषताएं, जैसे कि उर्वरक क्षमता सबसे अधिक कहाँ है, किस मिट्टी में पाई जाती है। इनके रंग का कारण क्या होता है, अगर कोई मिट्टी लाल रंग है तो उसका कारण क्या है। इसके बाद जल धारण क्षमता किस मिट्टी में सबसे अधिक पाई जाती है, जल धारण क्षमता किस में अधिक पाई जाती है, किस में कम पाई जाती है। भारत में पाए जाने वाले वनों का वर्गीकरण, यथा मानसूनी वन, पर्वतीय वन, सदाबहार वन, डेल्टाई वन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, और कौन से पेड़ किस में पाए जाते हैं, यानी कौन से किस प्रकार के पेड़ किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं। पूछा जाएगा रोजवुड किस में पाया जाता है। ठीक है, या पूछा जाएगा साल किस में पाया जाता है, किस प्रकार के वनों में पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा एक और जो प्रश्न इससे बनता है, नवीनतम वन संसाधन रिपोर्ट अभी 2019 में आई थी, अब 2021 में आएगी, तो 21 वाली जो है महत्वपूर्ण हो जाएगी। अगला देखते हैं, अगला टॉपिक है जल संसाधन एवं बहुउद्देशीय परियोजनाएं। इसमें क्या है, किस राज्य में किस साधन से सर्वाधिक सिंचाई होती है। चूंकि वीडियो लंबा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम आपको एक एक प्रश्न बता रहे हैं कि किस किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। यहाँ तो कुछ सीधे सीधे प्रश्न ही बता रहे हैं आपको। कौन सी नहर किस राज्य में है, कहाँ से निकली है, और यहाँ पर मुख्यतः नर्मदा और चंबल की नहरें सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। भारत व उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर कौन सी है। नदी घाटी परियोजनाएं किस राज्य में है, किस नदी पर है, ये उनकी कोई विशेषता, जैसे कि सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना और सबसे लंबा बांध। बांध के बारे में, सबसे बड़ा बांध और सबसे लंबा बांध। अगला है प्राकृतिक संकट व आपदाएं। इसमें आपको क्या पढ़ना है, भारत में भूकंप जोन कौन प्रदेश किस जोन में आता है, कौन सा राज्य किस जोन में आता है। भूकंप से जुड़ी शब्दावलियाँ जो होती हैं, जैसे अधिकेंद्र है, इस प्रकार से जो शब्दावली भूकंप से जुड़ी होती है वो पता हो। इसके बाद सूखा, बाढ़, आपदा प्रबंधन से जुड़े अधिनियम। सूखा के बारे में पढ़ लीजिए, बाढ़ के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए कि किन किन कारणों से ऐसा होता है। अगला है खनिज संसाधन। भारत में कौन सा खनिज स्थल किस प्रदेश में किस स्थान पर पाया जाता है, वो आपको राज्य भी पता हो किस राज्य में, और पार्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का नाम भी पता हो कि किस डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। जैसे बालाघाट में क्या है, खेतड़ी में क्या है, इस प्रकार से। ठीक है, झुंझुनू में क्या है, और कौन सा खनिज स्थल किस खनिज से संबंधित है। पूछ दिया गया जादूगोड़ा में क्या पाया जाता है, आपको बताना होगा। ठीक है, इस प्रकार से कौन सा खनिज स्थल किस खनिज से संबंधित है, ये भी पता हो। इसके बाद विभिन्न खनिज पदार्थों के शीर्ष भंडारण व उत्पादन वाले राज्य, ये नवीनतम डेटा आपको पता होना चाहिए। जो आर्थिकी वाली पुस्तक आती है घटना चक्री, उसमें मिल जाएगा ये, विभिन्न खनिज पदार्थों के शीर्ष भंडारण व उत्पादन वाले राज्य। ठीक है, इसके बाद तांबा, मैग्नीज, लोहा, कोयला, यथा मैंने लिखा है जैसे कि तांबा, मैग्नीज, लोहा, कोयला, टिन, बॉक्साइट और सीसा, इस प्रकार के ये जो हैं शीर्ष भंडारण राज्य कौन से हैं और शीर्ष उत्पादक राज्य कौन से हैं। कोयले के प्रकार, किस किस प्रकार का कोयला होता है, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस। ठीक है, और कोयला कहाँ मिलता है, यथा लिग्नाइट, एंथ्रेसाइट, यानी लिग्नाइट कोयला कहाँ पाया जाता है, एंथ्रेसाइट कोयला कहाँ पाया जाता है, कौन सा सबसे अच्छा कोयला है और कौन सा सबसे घटिया कोयला है। ठीक है, ये कार्बन की प्रतिशतता के आधार पर निर्धारित होता है। इसके बाद खनिज तेल शोधक कारखाने, किस राज्य में कौन से तेल शोधक कारखाने पाए जाते हैं, और जल विद्युत, ताप विद्युत संयंत्र कहाँ कहाँ है, किस राज्य में है, किस स्थान पर है। अगला टॉपिक है भारत में विविध उद्योग। इसमें क्या पढ़ना है, आज़ादी के बाद उद्योग का क्रमिक विकास, कौन सा इस्पात उद्योग किस देश के सहयोग से, कहाँ पर और किस पंचवर्षीय योजना में स्थापित हुआ। देखिए यहाँ पर कई सारे प्रश्न हैं। कौन सा इस्पात उद्योग किस देश के सहयोग से, ठीक है, कुछ जिसमें रूस के सहयोग से हुए थे, यूएसएसआर के सहयोग से। ठीक है, कुछ जो है उसके क्या कहते हैं, जर्मनी के सहयोग से हुए थे, तो आपको पता हो। और कहाँ पर हुए, राउरकेला कहाँ पर है, बोकारो कहाँ है,
ठीक है। इस प्रकार के प्रश्न कहाँ पर है, किस पंचवर्षीय योजना में स्थापित हुए हैं, कुछ जो है तीसरे में हुए हैं, कुछ दूसरे में हुए हैं, कुछ चौथे में हुए हैं, ये आपको पता हो। इसके बाद भारत में विभिन्न उद्योग यथा इस्पात, सीमेंट, कागज आदि का प्रथम कारखाना कब और किसने कहाँ पर खोला। ठीक है, ये कौन कौन से उद्योग, ये जैसे कि उदाहरण दिए हमने, इस्पात का, सीमेंट का, कागज का, रेशमी वस्त्र का, सूती वस्त्र का, इस प्रकार से इनका पहला कारखाना कब, किसने और कहाँ पर खोला, इससे जुड़ा हुआ प्रश्न आता है। अगला है परिवहन के बारे में, 2 टॉपिक बचे हुए देख लेते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग सबसे लंबा कौन सा है और कोई विशेषता वाला अगर राजमार्ग है तो उसके बारे में। उत्तर प्रदेश में किस राजमार्ग की सर्वाधिक लंबाई है। इसके बाद राष्ट्रीय जलमार्ग, ये पूछा जा रहा है क्योंकि इनकी संख्या बहुत कम है, कुछ ही राष्ट्रीय जलमार्ग हैं, तो पूछ दिया है जो प्रथम जलमार्ग है वो कहाँ से कहाँ तक है। तो ये प्रश्न पिछली परीक्षाओं में लगातार मैंने देखा है आया है जलमार्ग से जुड़ा हुआ। तो कौन जलमार्ग कहाँ से कहाँ तक है। इसके बाद बंदरगाह की अवस्थिति, कौन सा बंदरगाह कहाँ है और उनकी विशेषताएं, यानी कि सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है और कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है, इस प्रकार से प्रश्न। और अंतिम टॉपिक है भारत की जनजातियाँ, यहाँ से भी प्रश्न आ जाता है और छोटे छोटे होते हैं, जैसे हमने देखा होगा आपने कि भूटिया जो है वो अन्य कहीं पाई जाती है, आप लोग बताइए हमें कमेंट करके, और भोटिया ये अन्य कहीं पाई जाती है। ठीक है भूटिया और भोटिया इनमें अंतर है, ये दोनों अन्य जनजातियाँ पाई जाती हैं अन्य अन्य राज्यों में, दूसरे दूसरे राज्यों में पाई जाती हैं। तो इसमें क्या आपको पढ़ना है, जनजातियों के जीवन, रहन सहन और संस्कृति से जुड़ी विशिष्ट बातें, कौन सी जनजाति किस राज्य में पाई जाती है, सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति और सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजातीय समूह। देखिए 2 प्रश्न अलग अलग हैं, कई साथी हम पूछते हैं, देखते हैं, पूछते हैं कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन है और जनजातीय समूह कौन है, ये दोनों प्रश्न अलग है, एक गोंड है और एक थारू है। ठीक है, तो भूगोल से जुड़े हुए सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न, महत्वपूर्ण टॉपिक हमने यहाँ पर बता दिया आपको। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। फिर भी यदि कोई प्रश्न है आपका तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मैं उसका उत्तर दूंगा। धन्यवाद।